हिंदी हॉरर स्टोरीज। मैंने कमरे का दरवाजा बस आधा इंच खोला था और अंदर खड़ी परछाई ने मेरी तरफ मुंह घुमा लिया। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन मुसीबत ये थी, वो परछाई अंदर नहीं थी। वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, ठीक वहीं जहां मेरा चेहरा था। मैं भोपाल के स्टेशन रोड पर बने पुराने लॉज में रुका हुआ था। आधी रात की ट्रेन छूटने के बाद अगली सुबह तक रुकने की मजबूरी थी। शहर में एक रिश्तेदार की शादी से लौटते लौटते मैं इतना थक चुका था कि किसी भी सस्ते कमरे से काम चल जाता। लॉज का नाम था शांति लॉज, लेकिन यह नाम बस बोर्ड पर अच्छा लगता था। अंदर की दीवारें उखड़ी हुई, फर्श में दाग और हवा में कुछ ऐसा जो आपको महसूस कराए कि कोई आपको लगातार देख रहा है। मैंने काउंटर वाले से कहा, एक कमरा मिल जाएगा? वो आदमी, उम्र करीब 50, मेरी तरफ बिना पल के झपकाए देखता रहा। फिर बोला, ऊपर वाला रूम नंबर 11 खाली है, पर रात को थोड़ा शोर हो सकता है। मैंने थकान से कहा, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगा। उसमें चाबी पकड़ाते समय मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर रात को खटखटाहट सुनो तो दरवाजा मत खोलना। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कुत्ते बिल्ली होंगे शायद। उसके चेहरे का भाव नहीं बदला, बस इतना बोला, ऊपर कोई नहीं है। मैं सीढ़ियां चढ़कर दूसरे फ्लोर पर पहुंचा। कॉरिडोर बेहद लंबा था और बीच बीच में लगे 0 वॉट बल्ब हल्की बीमार सी रोशनी फैला रहे थे। कमरा 11 सबसे आखिर में था। दरवाजे के पास पहुंचकर अचानक अजीब सी ठंड लगी, जैसे मुझे देखते ही किसी ने सांस रोक ली हो। मैं इसे थकान समझकर अंदर चला गया। कमरा छोटा था, एक बेड, एक टेबल, एक टूटी खिड़की और एक पुराना अलमारी वाला कोना। मैंने बैग रखा और जैसे ही बैठा, दरवाजा धीरे से कर्क कर्क करता हुआ अपने आप आधा खुल गया। मैं चौंका, शायद ताला ठीक से बंद नहीं हुआ था। मैं उठा और दरवाजा बंद करने लगा। हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा हो और धीरे से कहे, अभी मत बंद करो। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। कमरा खाली था। मैंने खुद को समझाया, हवा होगी, लेकिन हवा? खिड़की तो बंद थी। मैंने झटके से दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। फिर पंखा चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद नींद आने लगी। तभी खट 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 की आवाज दरवाजे पर शुरू हुई। मैं उठ बैठा। दिल जोर से धड़कने लगा, पहले धीरे, फिर तेज, फिर जैसे किसी ने दोनों हाथों से दरवाजा पीटना शुरू किया हो। मुझे काउंटर वाले की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। मैंने आवाज लगाई, कौन है? खटखट रुक गई। कमरे में डेड साइलेंस। फिर ठीक मेरे कान के पास दीवार के दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज आई, तुम अंदर क्यों आए? मेरी सांस अटक गई। मैंने डर के मारे दीवार को छुआ। दीवार बिल्कुल ठंडी थी, जैसे बर्फ। कुछ देर बाद हिम्मत करके मैंने पीप होल से बाहर देखने की कोशिश की। पीप होल में अंधेरा था, पूरा काला। लेकिन इस कालेपन में एक चेहरा अचानक उभरा, सफेद, बिना आग झपकाए, बिल्कुल पीप होल के दूसरी तरफ चिपका हुआ। मैं उछलकर पीछे हट गया। मेरी चीख निकलती निकलती रह गई। मैंने बेड के पास रखी टेबल लैंप जलाया और दीवार की तरफ देखा, और वहीं अलमारी के कोने में मुझे पहली बार एहसास हुआ कि यह कमरा सामान्य नहीं था। अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर गहरी पिच काली डार्कनेस, और डार्कनेस के बीच 2 उजली चीजें, जैसे 2 आंखें मेरी तरफ देखती हुई। मैं जम गया। लैंप की रोशनी कांपने लगी। आंखें और चमकीली हो गईं, बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थी। मैंने धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मेरा हर कदम कमरे में गूंज रहा था। पीछे से हल्की आवाज आई, रुको।
मैंने हिम्मत करके अलमारी की तरफ देखा। अलमारी अब पूरी खुल चुकी थी। अंदर कोई खड़ा था, ऊंचा, लंबा, हड्डियों जैसा पतला। उसका चेहरा कमरे की किसी रोशनी से नहीं चमकता था, जैसे रोशनी उस तक पहुंचती ही ना हो। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन कदमों ने साथ नहीं दिया। कमरा घूमने लगा। फिर वो चीज अचानक अलमारी से निकलकर मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसके कदमों की आवाज नहीं आई, बस एक पल वहां थी। मैं पीछे हटकर दरवाजे से टकराया। कुंडी गिरते ही दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा, जैसे किसी ने दूसरी तरफ से खींचा हो। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन कमरे के दरवाजे के ठीक पास फर्श पर गंदे गीले पैरों के निशान थे, जो कमरे के अंदर नहीं, बाहर से कमरे के अंदर आए थे। मतलब वो चीज पहले से कमरे के अंदर नहीं थी, वो बाहर से अंदर आई थी। मेरी घबराहट बढ़ गई। मैं कमरे से भागा, सीढ़ियां दौड़कर नीचे गया। रिसेप्शन पर वही आदमी बैठा था। मैं चिल्लाया, ऊपर कोई है? कमरे में कोई है? उसने मेरी तरफ बिना हिलडुल के देखा। कौन? मैं हांफते हुए बोला, वही जो दरवाजे पर था, अलमारी में था, जिसके। वो अचानक बोल पड़ा, बिना झपकाए देखता है? मैं ठिठक गया। आपको कैसे पता? वो स्लोली उठा, काउंटर से एक पुरानी रजिस्टर बुक निकाली और मेरे कमरे के नीचे लिखा पाना दिखाया, रूम 11, डू नॉट अलॉट। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? उसने धीरे कहा, पिछले गेस्ट की लाश वही अलमारी में मिली थी, रात के टाइम, जब वो दरवाजा बंद करने जा रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। वो बोलता गया, वो आदमी जब मारा तब भी पीप होल के सामने खड़ा था। बस फर्क इतना था, उसकी आंखों में भी पुटीलियां नहीं थी। उसकी आंखें मेरे कंधे के पीछे देख रही थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। और मैंने पहली बार महसूस किया, मेरे पीछे की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। जरूर यहां उसी शांत, स्मूथ, डर को दबाकर बोलने वाली प्रियंका स्टाइल नरेशन में। श्रोताओं, अगर आपने ध्यान दिया हो, डर कभी कमरे के अंदर से नहीं आता। डर सबसे ज्यादा वहीं होता है जहां दरवाजा आधा खुला रहता है। जिस जगह पर आपको लगता है कि कोई नहीं है, वहीं कोई सबसे पहले खड़ा मिलता है। इस कहानी में जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा विचलित किया, वो ये नहीं कि अलमारी में कौन था या दरवाजे पर कौन देख रहा था, बल्कि ये कि वो पहले से कमरे के अंदर नहीं आया था। वो बाहर से धीरे धीरे अंदर आया। और शायद आप में से कुछ लोग ऐसे कमरों में रह चुके होंगे जहां दरवाजे पर खटखटाहट आए, या पीप होल काला दिखे, या किसी सस्ते लॉज की रुकावट आपको अचानक बेचैन कर दे। अगर कभी ऐसा हुआ हो, तो आज की कहानी आपके दिमाग में देर तक रहने वाली है। अब हम बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। और मैं आपको सच बताऊं, इस कहानी का हुक इतने तेज डर से खुलता है कि मैं खुद पहली बार पढ़ते समय कांप गई थी। तैयार है? आइए अगले बयान में प्रवेश करते हैं। मेरी गली में हर घर की खिड़की बंद थी, सिवाय उस एक खिड़की के। हर रात ठीक 2 बजे वो खुल जाती। पर डर की बात ये नहीं थी। डर ये था कि मैंने उस घर को पिछले 4 महीने से खाली देखा था, और जिस परछाई ने कल रात मुझे हाथ हिलाया था, वो मेरी तरफ नहीं, मेरे पीछे किसी को देख रही थी। मेरी नौकरी दिल्ली के पश्चिम विहार में है, और रहने के लिए मैंने एक छोटा सा कमरा लिया था, गली नंबर 7 में। ये गली सीधी, शांत और थोड़ी पुरानी थी। दिन में सब कुछ ठीक बिकता, पर रात होते ही कुछ अजीब सी ठंड, कुछ अनकही खामोशियां यहां फैल जाती। गली के आखिरी मोड़ पर एक 2 मंजिला घर था। दीवारों की पपड़ी झड़ी हुई, खिड़कियां टूटी हुई, और मेन गेट पर बड़ा सा ताला। लोग कहते थे घर कई सालों से बंद है। मैंने भी इसे हमेशा खाली ही देखा था, लेकिन पहली बार कुछ अजीब तब लगा
जब रात के करीब 2 o'clock उस घर की ऊपरी खिड़की अपने आप खुल गई। मैंने समझा शायद हवा होगी, पर हवा? उस गली में हवा चलती ही कहाँ थी? और खिड़की का हिंज रस्ट से जाम था, जिसे दिन में कई बार मैंने देखा था। मैंने सोचा दिमाग थका है, सो जाता हूं। लेकिन अगली रात भी ठीक 2 बजे वही खिड़की धीरे धीरे खुली। इस बार मुझे साफ दिखा, खिड़की के पीछे कोई खड़ा था। लंबा सा साया, गर्दन झुकी और बाहें ऐसे लटकी थीं जैसे किसी कपड़े की लकड़ी पर टांग दी गई हों। मैं फ्रीज हो गया। साया हिला नहीं, बस खिड़की के फ्रेम में स्थिर खड़ा रहा। मैंने धीरे से पर्दा हटाकर दोबारा देखा। वो अब भी वहीं था, पर इस बार उसमें हाथ उठाकर मेरी तरफ हिलाया। मैं पीछे हट गया। दिल जोर से धड़कने लगा। पर डर वास्तविक तब हुआ जब मैं कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां पार की और गलियारे के आखिर से देखा। मैंने किसी को नहीं देखा था। वो परछाई मेरी तरफ नहीं देख रही थी, वो मेरे पीछे किसी को देख रही थी। मैंने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। सीढ़ियां खाली, दीवारों पर कुछ नहीं, लेकिन खिड़की में वो साया अब थोड़ा और ज्यादा झुका हुआ दिख रहा था, जैसे नीचे झांक कर देख रहा हो। मैं घबरा गया, कमरे में वापस गया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन क्यूरियोसिटी ने मजबूर किया। मेरे दिमाग ने कहा, जाकर देख क्या है। मैं दिन में गली के आखिर में पहुंचा। घर वही, बिल्कुल मौन। गेट पर लगा ताला धूल से भरा। खिड़की वही टूटी हुई। दिन में वो खिड़की बंद थी, अंदर कोई नहीं दिख रहा था। मैंने गली के एक बुजुर्ग से पूछा, ये घर खाली है ना? वो थोड़ा झिझके, फिर बोले, बेटा खाली तो है, पर इस घर में एक आदमी हुआ करता था। रात के टाइम खिड़की से लोगों को देखता रहता था। मैंने पूछा, मर गया क्या? उनकी आवाज धीमी हो गई। कई साल पहले उसकी लाश खिड़की के नीचे मिली थी, गिरकर। मेरे हाथ कांप गए। मैंने आगे पूछा, खिड़की आज भी खुलती है? वो गुस्से में बोले, हम उस तरफ रात को देखते भी नहीं, तुम भी मत देखना। मैं डरते डरते कमरे में लौट आया और यकीन मानिए, किसी भी चीज ने मुझे इतना नहीं डराया जितना उस रात की तीसरी घटना ने किया। क्योंकि रात के करीब 2 o'clock जब मैं करवट लेकर लेटा तो कमरे की दीवार पर 2 स्पष्ट परछाइयां दिखी। एक मेरी और दूसरी एक लंबी सी आकृति, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैं कांप गया। झटके से खिड़की की तरफ देखा, खुली हुई थी, लेकिन मैंने तो बंद की थी। मैं दरवाजे की ओर भागा। तभी कुछ ठंडी उंगलियां मेरे कंधे पर रुक गईं। मैंने पलटकर देखा, कमरा खाली था, पर परछाई दीवार पर अब भी 2 थीं, एक मैं और एक खिड़की वाले घर की। मैंने अपने फोन का टॉर्च मोड ऑन किया। दीवार साफ दिख रही थी, पर जब टॉर्च को मैंने अपने पीछे की ओर घुमाया, मुझे अपनी सांस रुकती महसूस हुई। मेरी खिड़की के शीशे पर अंदर से 2 गंदे हाथों के धब्बे थे, जैसे किसी ने कांच पर दबाव डालकर अंदर झांका हो। उनकी उंगलियों के निशान लंबे, अमानवीय और टेढ़े थे। मैं उसी रात रास्ता बदलकर एक दोस्त के घर सोने चला गया। अगले दिन कमरे पर लौटा। मेरे दरवाजे पर चाक से एक शब्द लिखा था, देख लिया। उस दिन के बाद मैंने गली नंबर 7 छोड़ दी। अब भी जब कभी किसी खिड़की के शीशे पर भीतर की तरफ उंगलियों के निशान दिख जाते हैं तो मैं इंस्टेंटली कर्टन गिरा देता हूं, क्योंकि डर खिड़की से नहीं आता। डर आता है उस साए से जो खिड़की के पीछे खड़ा रहता है और आपकी ओर नहीं, आपके पीछे किसी को देख रहा होता है। श्रोताओं, कभी कभी डर किसी खिड़की के खुलने से नहीं आता। डर उस एक पल में आता है जब आपको एहसास होता है कि आपकी परछाई 2 नहीं हो सकती। मुझे इस कहानी में सबसे ज्यादा डर वहां लगा
जहां खिड़की वाला साया नायक को नहीं बल्कि उसके पीछे किसी अदृश्य चीज को देख रहा था। ये एक अलग ही तरह का आतंक है जब किसी खाली घर की खिड़की आपके कमरे की तरफ नहीं, आपकी आत्मा की तरफ खुल जाए। अगर आपने कभी रात को पर्दे हटाकर देखा हो और ऐसा लगा हो कि जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है, तो शायद ये कहानी आज रात आपकी नींद पर थोड़ी भारी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आज की तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इस कहानी के पहले 4 वाक्य मैंने खुद 2 बार पढ़कर हटाए थे, क्योंकि इसमें जो दिखाई देता है वो उतना डरावना नहीं जितना जो सुनाई देता है। तैयार है? मैंने पेड़ के पीछे से किसी को भागते देखा, पर जब मैं उस जगह पहुंचा वहां मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हिली थी और अगले ही पल मेरे फोन पर एक फोटो खुद ब खुद खुल गई। उसमें एक औरत मेरी तरफ दौड़ कर आ रही थी, ठीक उसी घाटी में जहां मैं अकेला खड़ा था। मैं उत्तराखंड के एक छोटे कस्बे लैंसडाउन में छुट्टियां बिताने गया था। रोज शहर की भीड़ से दूर रहने की वजह से ये जगह शांत और सुकून देने वाली लगती थी। मेरे होटल वाले ने कहा था, अगर प्रकृति देखनी है तो मंदिर के पीछे वाली घाटी में सुबह या शाम को जरूर जाएं। मैं शाम को करीब 6:30 वहां पहुंचा। हवा बिल्कुल ठंडी, आसमान हल्का नीला और नीचे फैली गहरी घाटी। सब कुछ एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। लेकिन घाटी के बीच में एक बात अजीब लग रही थी। पेड़ों के बीच बीच में एक पतली पगडंडी थी जिसके किनारे किनारे छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े बंधे हुए थे, जैसे किसी ने दुआएं बांधी हो या कोई रास्ता चिन्हित किया हो। मैंने सोचा स्थानीय लोग होंगे। मैं थोड़ी दूर नीचे उतरा ही था कि अचानक पेड़ के पीछे से किसी के तेज भागने की आवाज आई। मैं रुका। पेड़ों के बीच कोई परछाई गई और जब मैं उस जगह पहुंचा वहां मिट्टी बिल्कुल भी नहीं हिली हुई थी। कोई फ्रेश फुटप्रिंट नहीं, कोई टूटी टहनी नहीं, जैसे कोई वहां था ही नहीं। मैंने मोबाइल निकाला और टॉर्च चलाई। तभी फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई और मेरी गैलरी अपने आप खुल गई। एक फोटो खुद ब खुद जूम होकर सामने आ गई। फोटो उसी घाटी की थी जहां मैं खड़ा था, पर फोटो में मैं अकेला नहीं था। एक औरत, लंबे काले बाल, खाल खिंची हुई, चेहरा झुका हुआ, मेरी तरफ भागती हुई दिख रही थी। वो इतनी तेज थी कि फोटो में उसका चेहरा धुंधला पड़ गया था। मैंने फोन झटके से बंद कर दिया। दिल धड़कने लगा। मैं वापस पगडंडी की ओर जाने लगा, लेकिन उधर खड़े एक पेड़ के पीछे से धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज आने लगी। औरत की। मैं खड़ा रह गया। आवाज उतनी ही साफ थी जितनी हवा में पत्तों की सरसराहट। मैंने डर के मारे आवाज लगाई, कौन है वहां? आवाज रुक गई। फिर और तेज रोना और उसके बीच कुछ धीमे शब्द, जैसे कोई पानी के नीचे बोल रहा हो। मैं धीरे धीरे कुछ कदम पीछे हटने लगा। तभी मेरे पीछे किसी के दौड़ने की तेज आवाज आई, धड़ धड़ धड़। मैंने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था, पर आवाज अब भी मेरी तरफ आती हुई सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत तेजी से मेरे पास पहुंच रहा हो पर दिखाई ना दे रहा हो। मैंने पूरी ताकत से ऊपर की ओर दौड़ लगा दी। घाटी की चढ़ाई बहुत मुश्किल थी। पैर फिसलते रहे, सांसें उखड़ती रहीं। आवाज कभार पीछे, कभार सामने, कभी बिल्कुल मेरे कान के पास। और उस आवाज में एक शब्द बार बार उभर रहा था, मदद। मैं मंदिर के पीछे वाली समतल जगह पर पहुंचा। अंधेरा होने लगा था। हवा बहुत तेज बहने लगी। मैंने मंदिर के पुजारी को देखते ही कहा, नीचे घाटी में कोई औरत है, उसे शायद हेल्प चाहिए। पुजारी का चेहरा सूख गया। वो एकदम पास आया और बोला, कौन सी घाटी? मैंने हाथ से इशारा किया, मंदिर के पीछे वाली पगडंडी।
वही जहां कपड़े बंधे हैं। वो तुरंत चिल्लाया, वहां कोई मत जाता है। वो कपड़े लोग अपने डर को बांधने के लिए बांधते हैं ताकि वो नीच वाली। उसकी आवाज रुक गई। मैंने पूछा, नीच वाली क्या? पुजारी ने भारी आवाज में कहा, नीच वाली औरत जो सदियों से घाटी में रोती है। लोग कहते हैं उसकी आत्मा कभी घाटी से बाहर नहीं आती, पर अगर कोई उस रास्ते पर चला जाए तो वो उसका पीछा जरूर करती है। मेरी सांस रुक गई। मैंने कांपते हुए कहा, वो फोटो में थी, मेरे पास आती हुई, भागती हुई। पुजारी ने मुझे एकदम कसकर बाहों से पकड़ा। बेटा, तुम्हारे पीछे कोई आया क्या? कोई हवा जैसी ठंडक, कोई परछाई? मैंने हक्के बक्के होकर सिर हिलाया। हाँ, कई बार। पुजारी के चेहरे पर डर उभर आया। वो बोला, तुम अभी मंदिर के अंदर जाओ। उस घाती वाली से कोई बचकर नहीं गया। अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है तो अब वो तुम्हारे कमरे तक भी आ सकती है। मैं सुन्न पड़ गया। उस रात मैं होटल वापस नहीं गया, मंदिर के अंदर ही रहा, जहां लोग रात को दीपक जलाकर सोते थे। और आधी रात किसी ने मंदिर के बाहर मेरे फोन की फ्लैशलाइट ऑन करके मेरे नाम से पुकारा, धीरे लंबे स्वर में, रा आ घव। मैंने फोन नहीं उठाया, न पुकारने वाले को देखा। और सुबह जब घाटी का रास्ता देखा, पगडंडी के आखिरी पेड़ पर एक फटा हुआ सफेद दुपट्टा झूल रहा था, जैसे किसी ने रात में मुझ तक पहुंचने की कोशिश की हो। उस दिन के बाद मैं लौट आया। अब भी जब किसी शांत जगह जाता हूं तो खिड़की, दरवाजा और फोन सब बंद रखता हूं, क्योंकि डर परछाई से नहीं आता। डर आता है उस चीज से जो आपके पीछे भागते हुए आती है और फोटो में ज्यादा साफ दिखती है बजाय असल जिंदगी के। श्रोताओं, आज की तीनों कहानियों में एक अजीब सी बात एक जैसी थी। डर किसी चीज के सामने आने से नहीं, बल्कि पीछे से आने से था। कभी कमरे के बंद दरवाजे के पीछे, कभी खिड़की के अंधेरे कांच के पीछे, कभी घाटी की उस पगडंडी के पीछे जहां कोई दिखाई नहीं देता, पर किसी के पीछे दौड़ने की आवाजें स्पष्ट सुनाई देती हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आज रात सोने से पहले खिड़की का कांच एक बार देखेंगे, या कमरे के कोने पर पड़ी किसी परछाई को थोड़ा गौर से नोटिस करेंगे? कहानी चाहे कितनी भी दूर की लगे, डर हमेशा नजदीक से गुजरता है। मैं हूं आरजे मोनिका और रेडियो 18.9 पर रात की ये यात्रा यहीं खत्म होती है। लेकिन डर की दुनिया में कहानी कभी सच में खत्म नहीं होती। अगर आपने भी कभी दरवाजे के पीछे कोई सांस सुनी हो, खिड़की में किसी की परछाई देखी हो, या किसी खाली जगह से अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनी हो, तो हमें जरूर लिख भेजिए। हो सकता है अगली रात हम आपकी कहानी किसी और के सपनों तक पहुंचा दें। लाइट्स कम कर दीजिए, फोन एक तरफ रख दीजिए और याद रखिए, अंधेरा कभी अकेला नहीं होता। क्या तुम सुन रहे हो?